तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तमिल हॉरर मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है शब्दम। फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटकर है और काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें साउंड से रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं और इसे साउंड हॉरर मूवी बताकर भी मार्केट किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होली एंजल्स नाम के एक मेडिकल कॉलेज से होती है जो कि केरला के मुनार शहर में है। यहाँ पर हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कॉलेज के छत पर खड़ी होती है। ये लड़की बहुत परेशान दिखाई दे रही थी और उसके कानों में लगातार चमगादड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे ये लड़की इतना परेशान हो जाती है कि अगले ही पल वह वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह सब तो वही लड़की अपने सपने में देख रही थी। इस लड़की का नाम अवंतिका होता है और वो कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि लेक्चरर थी। जागते ही अवंतिका देखती है कि सब लड़कियां यहाँ वहां भाग रही थीं और उसे पता चलता है कि उसके सपने की तरह श्वेता नाम की एक लड़की नीचे गिरकर मारी गई है। असल में अवंतिका ने एक रियल हादसे को ही सपने में देखा था, वो भी खुद के साथ होते हुए, जो कि काफी अजीब बात थी। और इससे भी अजीब बात यह थी कि 2 हफ्तों के अंदर कॉलेज में दूसरी मौत थी। पिछले हफ्ते मुकेश नाम के एक लड़के ने भी वॉशरूम में अपनी नस काटकर खुद को खत्म कर लिया था। इन सब घटनाओं से कॉलेज का नाम खराब हो रहा था। मीडिया वाले तो कॉलेज को हॉन्टेड बताना शुरू कर दिए थे, जिससे कॉलेज की टीम काफी परेशान हो जाते हैं और वो एक बोर्ड मीटिंग बुलवाते हैं। पूछते हैं कि भूत प्रेत की बातें मीडिया में कैसे फैल रही हैं, जिस पर बोर्ड मेंबर्स बताते हैं कि यह काम उनके कंपटीटर्स के आरएम कॉलेज वालों का है। वही लोग ये सब अफवाहें फैला रहे हैं जो कि मीडिया तक पहुंच गई है और टीआरपी के लिए मीडिया वाले इस मुद्दे को खूब उछाल रहे हैं। डीन कहते हैं कि अगले 3 महीनों में ही एकेडमिक ईयर खत्म होने वाले हैं और अगर इन अफवाहों का जल्दी कुछ नहीं किया गया तो न्यू एडमिशन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और वह उनसे इसका कोई सॉल्यूशन पूछता है, जिस पर सब अपना अपना आइडिया देने लगते हैं। कोई कहता है कि सर तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं, तो कोई कहता है कि सर चर्च के फादर को बुलाते हैं। लेकिन डीन को उनका आइडिया पसंद नहीं आता कि हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ऐसे में इन सुपरस्टिशियस बिलीफ से जुड़े लोगों को बुलाना इज नॉट अ गुड आइडिया। तब एक मेंबर सजेस्ट करता है कि सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। ये लोग भूत प्रेत भी पकड़ते हैं और साइंस वाइंस और लॉजिक की बात भी करते हैं। अब डीन ने पहले कभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में तो नहीं सुना था, फिर भी उसे आइडिया सही लगता है और तय ये होता है कि वह मुंबई से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाएंगे। अब कहानी यहां से मुंबई में शिफ्ट होती है, जहां पर हम रूबीन नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं। इस समय उसका एनकाउंटर एक छोटी बच्ची की आत्मा के साथ चल रहा था, जिसका नाम दिया होता है। कुछ टाइम पहले ही दिया की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी, जिससे परेशान होकर उसके मॉम डैड रूबीन को बुलाए थे। रूबेन यहाँ पर अपने डिवाइस के जरिए दिया से बात करता है कि दिया, क्या बात है, तुम अपने मॉम डैड को ही परेशान क्यों कर रही हो? तो दिया बताती है कि वह अपने मॉम डैड से बहुत गुस्सा है। इसके बाद वो वहां की लाइट वाइट फोड़ देती है और सामान वामा भी गिराने लगती है। तब रोबिन दिया को किसी तरह से शांत करके पूछता है कि आखिर क्या बात है। तब दिया बताती है कि उन्होंने उसके डॉल को घर से बाहर फेंक दिया, इसीलिए वह गुस्सा है, जिस पर रूबीन उससे प्रॉमिस करता है कि वह डॉल वापस ले आएगा। इसके बाद रूबीन वो डॉल लेकर उसके मॉम डैड को देकर कहता है कि आपने इसे फेंक दिया था। तो दिया को लगा कि आप लोगों ने उसे भुला दिया है, इसलिए वह आपसे नाराज थी। लेकिन अब वो शांत है। उसे डरने की बजाय आपको उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ का मैटर सॉल्व करने के बाद रूबिन को होली एंजल्स कॉलेज से बुलावा आता है। फिर मुंबई से वो अब सीधा मुनार के लिए निकल जाता है और कॉलेज जाकर डीन से मिलता है। डीन उसे सारा मैटर बताकर कहता है कि चेयरमैन ने हमें सिर्फ 10 दिन दिए हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए, सो आप जल्दी से इन्वेस्टिगेट करके हमें एक रिपोर्ट बनाकर दीजिए कि हमारा कॉलेज हॉन्टेड नहीं है, यहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन रूबीन कहता है कि मैं बस अपना काम करूंगा और जो भी सच होगा मैं वही बताऊंगा। लेकिन डीन पहले से ही मानकर बैठा था कि कॉलेज में कोई भूत नहीं है और रिजल्ट इनके फेवर में ही आएगा। वो चेयरमैन को बड़े ही कॉन्फिडेंस से बताता है कि सर आप चिंता ना करें, यहां मैंने सब संभाल लिया है। मैंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बुलाया है, जल्दी ही मैटर सॉल्व हो जाएगा। फिर वो रूबीन को रहने के लिए गेस्ट हाउस दिलवा देता है, जहां आरोग्यम नाम का आदमी उसे लेकर जाता है। इसी दौरान आरोग्य पूछता है कि सर आप काम क्या करते हो? तो रोबिन उसको बताता है कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। लेकिन आरोग्य को समझ नहीं आता कि यह किस चिड़िया का नाम है। तब रोबिन कहता है कि अच्छा एक बात बताओ,
तुम भूत प्रेत पिशाच इन सब में मानते हो क्या? आरोग्य बताता है कि सर, मैं तो बहुत मानता हूं। मेरे सामने की बात है, मेरे लैंडलॉर्ड की बेटी को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। वो सब बहुत डरावना था। तब से ही मैं इन सब में बहुत मानता हूं। तब रूबीन उसको बताता है कि उसका काम भूतों का पता लगाना है। फिर वो डीन को कॉल करके कहता है कि जब तक वो यहां पर है, आरोग्यम भी उसके साथ रहेगा और उसकी हेल्प करेगा, लाइक असिस्टेंट। और यह जानकर आरोग्यम परेशान हो जाता है कि मैं तो गलत फंस गया। फिर इसके बाद वह स्टूडेंट से जाकर बात करता है और उनसे मुकेश और श्वेता के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, जिस पर श्वेता की दोस्त बताती है कि वह तो काफी फन लविंग पर्सन थी और हमेशा मस्ती करती रहती थी, लेकिन कुछ समय से वह काफी परेशान सी रहने लगी थी और काफी चुप चुप सी रहती थी। जरा सी आवाज से इरिटेट हो जाती थी और गुस्सा करने लगती थी। फिर रूबीन जाकर श्वेता की डेस्क को देखता है, जहां पर उसने पेन से खुरचन सा सिंबल बना रखा था। इसके अलावा रूबीन को पता चलता है कि श्वेता की मौत के बाद से ही अवंतिका 2 दिन से क्लास नहीं ले रही थी और वो छुट्टी पर थी। उसे अवंतिका में ही कोई झोल लगता है, इसलिए अब वह उसी से जाकर बात करता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है, जिससे अवंतिका चिढ़ जाती है कि तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो या क्राइम इन्वेस्टिगेटर। तो रूबीन कहता है कि फिलहाल तो मैं अभी बस इन्वेस्टिगेटर हूं, जब तक इस केस में कोई पैरानॉर्मल लिंक नहीं मिलता। अवंतिका कहती है कि वह इन सब चीजों में नहीं मानती। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एग्जिट नहीं करते। प्लस वो तो गॉड को भी नहीं मानती। उसका कहना था कि यह सब बस दिल और दिमाग का खेल है, और वो इस पर थीसिस भी लिख रही है, जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ लॉसन। और इसी को कंप्लीट करने के लिए वह 2 दिन की छुट्टी ली है। इसके बाद रॉबिन पुलिस स्टेशन जाकर इस केस की फाइल्स को स्टडी करता है। इसमें कि वो नोटिस करता है कि मौत के वक्त मुकेश और श्वेता दोनों के कानों से खून निकल रहा था। वो सोचने लगता है कि श्वेता के कान से तो खून इसलिए निकला होगा क्योंकि उसका सर जमीन से टकराया था, लेकिन मुकेश तो अपना नस काटा था, तो फिर उसके कान से खून क्यों निकला उसे? ये सब बहुत अजीब लग रहा था। फिर जब वो उनकी डेड बॉडीज को देखता है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उनके हाथ और पैर टेढ़े हो रखे थे, और तो और उनकी बॉडीज बहुत तेजी से डिकम्पोज हो रही थी। रूबीन जब डॉक्टर से इसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि भैया, मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। तभी रूबिन दोनों बॉडीज पर सेम मार्क नोटिस करता है जो उसने श्वेता की डेस्क पर देखा था, जिससे रूबीन को यह समझ आता है कि भाई, ये तो कोई पैरानॉर्मल केस है। और अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्मल एंगल से स्टार्ट कर देता है। अपने डिवाइसेस में हर जगह किसी सुपरनेचुरल एनर्जी को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, टॉयलेट से लेकर केमिस्ट्री लैब तक, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर एंड में वो गर्ल्स हॉस्टल को इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है। श्वेता के रूम के बाहर कैमरा लगाकर वो आरोग्यम से ही उसे मॉनिटर करने के लिए कहता है कि कुछ दिखे तो बताना, और खुद श्वेता के रूम को देखने जाता है, जहां पर उसे एयर ड्रॉप मिलती है। तभी रूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। रूबिन उन आवाजों का पीछा करता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान एक बंद रूम का दरवाजा हिलने लगता है, जैसे कोई उसे अंदर से पुश कर रहा हो। दूसरी तरफ आरोग्यम स्क्रीन में किसी भूत को देख लेता है, जिससे डरकर वो वहां से भागने लगता है। इधर रोबिन को फिर से फुटस्टेप्स सुनाई देती है। जब वो पलटकर देखता है तो उसे अपने सामने बहुत ही भयानक भूत दिखाई देती है, लेकिन रूबीन भूत को चाटा मार देता है, क्योंकि वो भूत नहीं, कॉलेज की स्टूडेंट थी और यह प्रैंक का आइडिया अवंतिका का था। उस लड़की को पकड़कर अवंतिका से बात करने जाता है। वहीं आरोग्यम इधर उधर भागता फिर रहा था। तभी वो उन दोनों को सामने से आता हुआ देखकर चौंक जाता है कि अरे बाप रे, सर ने तो वाकई में भूत को पकड़ लिया। फिर रूबिन जाकर अवंतिका से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे काम पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे डिस्टर्ब तो मत करो, काम कर लेने दो मुझे। फिर इसके बाद उस ईएमएफ पर रीडिंग मिलती है, लेकिन ईएमएफ तो हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ लेते हैं। रूबीन को लगता है कि यह मोबाइल सिग्नल को पकड़ रहा है, इसीलिए अब वह अवंतिका से कहता है कि अभी मैं यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, प्लीज अपना फोन स्विच ऑफ कर लो, इससे काम में डिस्टर्बेंस आ रही है। अवंतिका कहती है, तो फिर क्या तुम मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करोगे, और फोन स्विच ऑफ करने से मना कर देती है। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां रूबीन पुलिस स्टेशन से श्वेता का फोन मंगवाकर उसकी फाइल्स को देखने लगता है। इसी दौरान उसे ग्रुप सेल्फी मिलती है, जिसमें श्वेता और मुकेश के साथ दीपिका नाम की एक दूसरी लड़की भी थी। तीनों के सर पर हॉर्न वाला स्टिकर लगा था, लेकिन रूबिन
उसमें एक चौथा स्टिकर भी नोटिस करता है जो कि शायद कोई भूत था। रूबीन तुरंत जाकर अवंतिका को फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम पहचान सकती हो कि यह फोटो किस जगह पर ली गई है, लेकिन अवंतिका को नहीं पता था, इसलिए वो दीपिका को ही कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसके दोस्त से बात करके पता चलता है कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ होगी। अवंतिका राकेश का नंबर मांगती है, लेकिन नंबर उनके पास नहीं था, लेकिन वह उसका एड्रेस बता देती। इसी दौरान रूबीन नोटिस करता है कि अवंतिका अनजाने में ही उसी साइन को ड्रॉ करने लगती है, लेकिन रूबीन अभी उसे कुछ नहीं कहता और पहले राकेश के पीछे जाता है। राकेश के दोस्तों से उसे पता चलता है कि वीकेंड्स पर अक्सर दीपिका का यहां पर आना जाना है। कल सुबह ही वह यहां पर आई थी, लेकिन फिर वह राकेश के साथ रात में निकल गई और अभी तक दोनों नहीं लौटे हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। फिर रूबीन जब राकेश का रूम चेक करता है तो वहां पर भी उसे एक ईयर ड्रॉप मिलती है और डॉक्टर का प्रेडिक्शन वाला नोट भी। फिर रूबीन जाकर जब डॉक्टर से इस एयर ड्रॉप के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि दीपिका ने मुझे बताया था कि 10 दिन से उसके कानों में रह रह कर दर्द उठ रहा है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे हजारों चमगादड़ उसके कानों में चिल्ला रहे हों। मैंने तो ऐसा कुछ पहली बार सुना था। उसके कानों का टेस्ट करने पर भी कुछ नहीं निकला। टेस्ट के दौरान भी उसे दर्द होना शुरू हो गया था, जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। कह रही थी कि प्लीज डॉक्टर मुझे मार दो। तब मैंने उसे मोटिवेशन दिया और यह ड्रॉप भी प्रिस्क्राइब की थी। इन सब बातों से रूबीन को समझ आता है कि शायद अगला नंबर दीपिका का है, उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसका और उसके बॉयफ्रेंड का तो कोई अता पता ही नहीं था। वह डीन से ही जाकर बोलता है कि शायद दीपिका मिसिंग है, हमें पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, लेकिन डीन मना कर देता है कि इससे तो मीडिया को भी खबर हो जाएगी और फालतू में बखेरा खड़ा हो जाएगा। तो रॉबिन अवंतिका से हेल्प मांगता है। अवंतिका कहती है कि मैं इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ, मैं तो खुद बिजी हूँ, मुझे अपनी थीसिस कंप्लीट करके कल प्रेजेंटेशन देनी है। लेकिन फिर वो उसे बताती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। उस वक्त जब तुमने मुझे फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा था, तब मैंने गुस्से में कह दिया था कि फोन स्विच ऑफ नहीं करूंगी, लेकिन डोर बंद करते ही मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन रूबीन को याद था कि डोर बंद होने के बाद भी उसे रूम से सिग्नल मिल रहे थे, जिससे रूबीन समझ जाता है कि यानी उस वक्त कोई एंटिटी अवंतिका के रूम में थी, प्लस उसका अनजाने में उसी साइन को भी ड्रॉ करना। इसका तो यही मतलब है कि कोई एंटिटी अवंतिका के साथ जुड़ी हुई है और उसे इसका पता भी नहीं है। फिर वो अवंतिका से कहता है कि कल प्रेजेंटेशन के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अवंतिका कहती है कि क्या बात करनी है, अभी कर लो। रूबीन कहता है कि नहीं, फेस टू फेस बात करनी है, पहले तुम अपना काम वाम निपटा कर फ्री हो जाओ, फिर बात करते हैं। दूसरी तरफ दीपिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम फिर कर हॉस्टल लौट आती है। कार्ड उसे देखते ही रॉबिन को कॉल करके बता देता है कि दीपिका जस्ट अभी हॉस्टल आई है, तो रॉबिन तुरंत हॉस्टल के लिए निकल जाता है। इधर दीपिका को अचानक से अटैक पड़ जाता है। उसे चमगादड़ की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन ये वाला अटैक शायद लास्ट अटैक था, क्योंकि अब उसके हाथ पैर भी ठंडे लगते हैं और हाथ पर वही साइन ड्रॉ होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एंटिटी उसके हाथ पैर पकड़कर मोड़ रही हो और उसके हाथों पर खुरचन को ड्रॉ कर रही हो। दूसरी तरफ अवंतिका को वैसे ही सपना आता है जिसमें वो खुद को फांसी से लटकता हुआ देखती है। उसे लगता है कि रूबीन को यह बात बता देनी चाहिए, लेकिन फिर उसका सेल्फ ईगो बीच में आ जाता है कि ऐसे तो रूबीन की बात सही साबित हो जाएगी और मेरी थीसिस बकवास, इसलिए वह बीच में ही कॉल काट देती है। और इधर रूबीन हॉस्टल पहुंचकर देखता है कि दीपिका की लाश पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटक रही थी। अब इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि परेशान होकर यह लोग खुद को नहीं मारे थे, बल्कि कोई एंटिटी ही इनको मार रही थी। श्वेता खुद ऊपर से नहीं कूदी थी, बल्कि उसको धक्का दिया गया था। मुकेश ने खुद अपनी नस नहीं काटी थी, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे काम करवाया गया था। और अब दीपिका के भी हाथ पैर मरोड़कर उसे फांसी से लटकाकर मार दिया। दूसरी तरफ किसी अननोन प्लेस पर हम एक शमन को देखते हैं, यानी कि केस में ब्लैक मैजिक का एंगल भी है। खैर, अगली सुबह जब फॉरेंसिक वाले बॉडी लेकर जा रहे थे, तब रूपी ने उसके हाथ पर वो साइन नोटिस करता है और तभी उसे चर्च के घंटे की बात सुनाई देती है, जिससे रूबीन का ध्यान एक ओल्ड बिल्डिंग की तरफ जाता है। फिर आरोग्यम से उसे पता चलता है कि असल में ये ओल्ड बिल्डिंग एक लाइब्रेरी है। इस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी हैं और यह वाली पुरानी लाइब्रेरी है। फिर रूबीन जाकर उस पुरानी लाइब्रेरी को देखता है, जिस दौरान वो उसी सिंबल की शैडो नोटिस करता है जो कि वहां की विंडो के डिजाइन से बन रहा था। तब जाकर रॉबिन को समझ आता है कि इन सब का कनेक्शन
इस पुरानी लाइब्रेरी से ही है, यानी हंटेड कॉलेज नहीं बल्कि यह लाइब्रेरी है। फिर वो यहाँ के वर्कर से जाकर बात करता है, जिसमें कि उसे पता चलता है कि श्वेता, मुकेश और दीपिका तीनों अक्सर रात में यहाँ चोरी छुपे दारू पार्टी करने आते थे, जिससे रूबन को यह भी समझ आता है कि वो ग्रुप सेल्फी यहीं पर ली गई थी और पक्का यहीं से कोई एंटिटी उनके पीछे लग गई थी। प्लस उसे यह भी पता चलता है कि कई बार अवंतिका भी इसी लाइब्रेरी में बैठकर अपने थीसिस पर काम किए। दूसरी तरफ अवंतिका अपने थीसिस का प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसी दौरान उसे स्क्रीन पर तीनों स्टूडेंट्स का डेथ वाला सीन दिखाई देता है, जिससे अवंतिका थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन लुसिन पर लेक्चर देते देते वह खुद ही लुसने करने लगेगी तो कैसे चलेगा। यह सोचकर वह जैसे तैसे सब कुछ इग्नोर करके वह अपनी लेक्चर कंप्लीट करती है। फिर इसके बाद वह सीधा रूबीन से मिलती है, जैसा कि तय हुआ था। रूबीन उसे आज रात 12 बजे के बाद पुरानी लाइब्रेरी में बुलाता है, लेकिन अवंतिका मना कर देती है कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। रोबिन कहता है कि लेना देना नहीं है तो कल 12:15 पर मिस कॉल क्यों की थी। दीपिका की मौत भी इसी समय के आसपास बताई जा रही है। बताओ इन हत्याओं के बारे में क्या जानती हो। लेकिन अवंतिका कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वो उसे अकेला छोड़ दे। तो रूबीन कहता है कि मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन जो भूत तुमसे चिपटा हुआ है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। अब अवंतिका कहती है कि क्या बकवास किए चले जा रहे हो, और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी रूबीन उसका हाथ पकड़कर दिखाता है कि उस पर किसी एंटिटी के हथेली का निशान छपा था और कहता है कि बताओ अब कोई जवाब है तुम्हारे पास। लेकिन अवंतिका बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। रूबीन फिर कहता है कि प्लीज कुछ टाइम के लिए अपना ईगो साइड में रख दो, ये सब मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूं, प्लीज आज रात लाइब्रेरी आ जाना। लेकिन फिर भी वह मना करके चली जाती है। फिर रात में जब रूबीन लाइब्रेरी के अंदर डिवाइस लगा रहा था, तभी शॉकिंगली अवंतिका भी आ ही जाती है। रूबीन कहता कि थैंक्स फॉर कमिंग पर अवंतिका कहती है कि मैं तो यहां इसलिए आई हूं ताकि तुम्हें गलत साबित कर सकूं। देखना कुछ भी नहीं होगा और तुम फेल हो जाओगे। फिर रूबीन उसके हेड पर कोई डिवाइस वगैरह लगाकर चेयर पर बैठा देता है और उसका एक हाथ भी हथकड़ी से बांध देता है। और इन सब के बाद एक पेंडुलम चलाकर अवंतिका को उस पर फोकस करने के लिए कहता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद वह डिवाइस को नोच कर हटा देती है और उसे हथकड़ी खोलने के लिए कहती है कि यह सब बकवास है, मुझे नहीं करना। लेकिन तभी एक डिवाइस बीप करने लगता है। रूबीन तुरंत जाकर उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि अब मैं जो भी पूछूंगा तुम्हें बस उसका हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ के लिए 1 बीप और ना के लिए 2 बीप देना है। फिर वह पूछता है कि क्या आप कॉलेज के कोई स्टूडेंट हैं, लेकिन जवाब में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बीप मिलती है। फिर वह दोबारा ट्राई करता है, लेकिन हर बार 2 से ज्यादा बीप मिल रही थी, कभी 3 तो कभी 4। तब रूबन को गड़बड़ लगती है कि कहीं यहां पर 1 से ज्यादा आत्माएं तो नहीं। वो पूछता है कि क्या यहां पर 1 से ज्यादा आत्माएं हैं, जिसके बाद एक एक करके सब डिवाइसेस नहीं लगते हैं। टोटल 42 डिवाइस सिग्नल देते हैं। इससे कि सबको पता चलता है कि भाई यहां तो टोटल 42 आत्माएं हुक्सवम हैं। सो ये सारी आत्माएं मिलकर ये सब मर्डर कर रही हैं। इनमें से एक तो रूबीन को थर्मल कैमरे में दिख जाती है, जो कि अवंतिका के जस्ट बगल वाली चेयर पर बैठी थी। रूबीन उस आत्मा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे हाँ मत करना, और अवंतिका को किसी भी तरह की मूवमेंट करने से मना करता है। लेकिन पैनिक होकर अवंतिका खुद को फ्री करके वहां से जाने लगती है, और तभी सारी आत्माएं अवंतिका को चिपट जाती हैं। अगले ही पल उसकी चेयर हवा में फ्लॉट करने लगती है। फिर चेयर को गुलाटी मरवाकर उसे नीचे गिरा दिया जाता है, और तभी लाइट भी चली जाती है। सारी लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। रूबीन किसी तरह उन्हें समझाकर शांत करता है और अपनी ग्लोइंग स्टिक ऑन करता है, जिससे कि वह देखता है कि वह आत्माओं ने अभी भी अवंतिका को पकड़ा हुआ था और ऊपर झूमर से लगा रखा था। फिर अगले ही पल वो उसे छोड़कर नीचे गिरा देता। फिर नीचे सब अवंतिका को संभालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वह आत्माएं अवंतिका को उनके सामने से ही घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। फिर जब अवंतिका उन्हें मिलती है तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है उसे कंट्रोल करने के लिए। उसके हाथ पैर बांधकर बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ता है, तब जाकर वह कंट्रोल में आती है। इस घटना के बाद डीन कहता है तो मतलब सारी गड़बड़ की जड़ अवंतिका थी, वही पोजेस थी। वो रूबीन से कहता है कि मैंने उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, अब इसे किसी तांत्रिक वात्री के पास लेकर जाओ और उस पर से भूत उतरवाओ।
लेकिन रूबीन का कहना था कि मेन रूट कॉज अवंतिका नहीं बल्कि वो लाइब्रेरी है, वही हंटेड है। लेकिन डीन उसकी एक नहीं सुनता। उल्टा वह उसे अपना सामान पैक करने के लिए बोल देता है कि आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हो। लेकिन रूबीन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो उस रात की ईवीपी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, लेकिन पहली बार वो ना आत्माओं की बात समझ नहीं पा रहा था, जिससे वह काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर में इनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा। कि तभी उसे फिर से चर्च का घंटा सुनाई देता है। रूबीन यह बैल यहां पर कई बार सुन चुका था, लेकिन अभी तक उसने कॉलेज में कोई भी चर्च बैल नहीं देखी थी। वह आरोग्य से पूछता है कि कॉलेज में चर्च बैल कहां पर है, लेकिन आरोग्य बताता है कि कॉलेज में तो कोई चर्च बैल है ही नहीं। रूबीन कहता है, तो फिर यह घंटे की आवाज कहां से आ रही है? आरोकेम कहता है कि सर क्या बात कर रहे हो, मुझे ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तब उसे समझ आता है कि 1 घंटे की आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही है। अब एक बार वो फिर से लाइब्रेरी जाता है। इसी दौरान उसे मुंबई से अपने असिस्टेंट दीपक का कॉल आता है। वो बताता है कि तुमने जो मुझे लाइब्रेरी की फोटोज भेजी थी, मैंने उसे स्टडी किया है। उसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल चर्च से मिलता जुलता है, यानी पहले वो एक चर्च हुआ करता था जिसे बाद में लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तब रूबीन को समझ आता है कि वह आत्माएं स्टार्टिंग से ही उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में। इसी दौरान जब रूबीन वहां एक ओल्ड पियानो को टच करता है तो उसे एक धुन सुनाई देती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से वहां की मिट्टी से एक पैटर्न बन जाता है, जैसा कि क्लनी प्लेट एक्सपेरिमेंट में होता है। सॉल्ट का यूज करके डिफरेंट ऑडियो फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट पैटर्न क्रिएट किए जाते हैं। फिर वह इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेम पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। रूबीन का कहना था कि इन आत्माओं के मैसेज को समझने के लिए उन्हीं की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का पता लगाना होगा। जैसे रेडियो में किसी स्पेसिफिक चैनल को सुनने के लिए उसी की फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है, तो यहां पर वो खारव कई सारी फ्रीक्वेंसी ट्राई करता है। तो दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी का बचा हुआ पार्ट मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि जल्दी ही अपलोड होगा। बने रहे नेक्स्ट एपिसोड के लिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे अलर्ट।